हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। आज बात करेंगे वाटर एंड सॉइल पॉल्यूशन के बारे में। यूनिट 3 में जो हमारे टॉपिक्स रहेंगे वो होगा वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट यानी कि प्राइमरी मेथड्स, सेडिमेंटेशन फ्लोट, देन सेकेंडरी मेथड्स, एक्टिवेटेड स्लज ट्रीटमेंट, ट्रिकलिंग फिल्टर्स एंड बायोरिएक्टर्स। देयर आफ्टर टर्शरी मेथड्स के बारे में बात करेंगे जिसमें मेम्ब्रेन सेपरेशन टेक्नोलॉजी और रिवर्स ऑस्मोसिस के बारे में बात की जाएगी। देन अबाउट द सॉइल पॉल्यूशन यानी कि सॉइल पॉल्यूशन का क्या कॉज है, इफेक्ट्स एंड क्या उसके प्रिवेंटिव मेजर्स हो सकते हैं उसके बारे में भी बात की जाएगी। सॉइल पॉल्यूशन के कॉजेज क्या हैं यानी कि एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, इरिगेशन, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स एंड ई वेस्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ सॉइल पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन के बारे में। जैसे कि वाटर पॉल्यूशन, वाटर को कैसे हम साफ़ कर सकते हैं यानी कि वेस्ट वाटर को साफ़ करने के लिए और उसे पर्यावरण में सुरक्षित रूप से छोड़ने के लिए उपयोग करने वाले कौन कौन से तरीके हो सकते हैं, तो उसके बारे में बात की जाएगी। जैसे कि वेस्ट वाटर से हानिकारक पदार्थों को कैसे हटाया जाता है और जो वाटर है वाटर की क्वालिटी में कैसे इम्प्रूवमेंट की जा सकती है, तो उसके बारे में बात करेंगे। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट्स के जो मेथड्स रहते हैं वो जनरली फिजिकल ट्रीटमेंट या तो केमिकल ट्रीटमेंट या बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट रहती है। यानी कि जैसे कि कोई भी वाटर है उसकी क्वालिटी इम्प्योर है तो उससे हम फिजिकली कैसे जो प्रोसेस है उससे रिमूव कर सकते हैं किसी भी प्रकार के पॉल्यूटेंट को वाटर से। फॉर एग्जांपल बायो रेमिडिएशन। तो बायो रेमिडिएशन में हम क्या करेंगे कि जैसे ही हमारे आप देख रहे हैं यहाँ पे वेस्ट वाटर की जो ट्रीटमेंट है वो कैसे की जाएगी। जैसे कि कोई भी इंडस्ट्रीज़ है, इंडस्ट्रीज से जितना भी वेस्ट मटेरियल है वो पानी में जा रहा है, तो हमें क्या करना होगा कि कोई भी इंजेक्टेड माइक्रोब्स हैं वो हम ट्रांसफ़र करेंगे उस वाटर में ताकि वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो एक्टिविटी है वो ज़्यादा हो। जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटी ज़्यादा होगी यानी कि कार्बन और न्यूट्रिएंट्स का जो वो यूटिलाइजेशन करेंगे और उसकी वजह से एक इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करेंगे वाटर से और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करेंगे, तो उससे क्या होगा कि हमारा जो वेस्ट वाटर है यानी कि वाटर जो है वो प्योरीफाई हो जाएगा और वाटर में जितने भी सर्वाइव करने वाला एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स हैं वो ईजीली उस वाटर को गेन कर सकते हैं और सर्वाइव कर पाएंगे। तो इसे हम बायो रेमिडिएशन कहेंगे यानी कि बायोलॉजिकली हम कैसे वाटर को प्योरीफाई कर रहे हैं। और बायोलॉजिकल एजेंट्स आपके क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। देन अबाउट द कंट्रोल ऑफ वाटर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए रिसाइकलिंग और रीयूज़ किया जा सकता है वाटर का, या फिर किसी भी प्रकार के इंडस्ट्रीज से निकलने वाले ऐसे पदार्थ उन्हें रिवर्स या फिर सेपरेट चैनल्स जैसे कि सीवेज वाटर है उसे डायरेक्टली वाटर में ट्रांसफ़र ना किया जाए। तो इस तरह से इंडस्ट्रीज़ का जो वेस्ट है उन्हें डिस्चार्ज करने से पहले उनकी ट्रीटमेंट की जाए, तो इससे भी वाटर पॉल्यूशन को कंट्रोल किया जा सकता है। देन अवॉइड कंटामिनेशन ऑफ रिवर्स, लेक्स एंड पॉन्ड्स बाय वॉशिंग क्लोथ्स एंड बाथिंग। यानी कि पानी के नज़दीक कोई भी ऐसे काम ना करें जिससे कि वाटर का जो है वो पॉल्यूशन और उसकी क्वालिटी डिग्रेड हो। देन नॉट थ्रोइंग वेस्ट फूड मटेरियल, पेपर, बायोडिग्रेडेबल वेजिटेबल्स, प्लास्टिक इनटू ओपन ड्रेन्स। यानी कि हम बहुत सारा एक ऐसे मटेरियल को पानी में फेंकते हैं जैसे कि कोई भी फूड का मटेरियल हो गया जो कि वेस्ट है, या फिर किसी भी प्रकार का बायोडिग्रेडेबल वेजिटेबल्स हैं उसे भी हम पानी में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ऐसे काम न करके अगर हम ओपनली उन्हें वाटर में ड्रेन ना करें यानी कि पानी में ना फेंकें तब भी हम वाटर पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। Thereafter, qualified and experienced people must be consulted from time to time for effective water control. वाटर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए हमें टाइम टू टाइम उसके इफेक्टिव मेजर्स यूज़ करने पड़ेंगे। किसी भी क्वालिफाइड या वाटर कंट्रोल एजेंसीज के थ्रू हम वाटर को प्योरीफाई कर सकते हैं। देन पब्लिक अवेयरनेस यानी कि पब्लिक में अवेयरनेस क्रिएट की जाए रिगार्डिंग द वाटर पॉल्यूशन। देन कुछ लॉज इस्टेब्लिश किए जाए वाटर पॉल्यूशन के अगेंस्ट सो दैट वाटर की जो क्वालिटी है उसे इम्प्रूव किया जा सके। देन वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट यानी कि वेस्ट वाटर को कैसे ट्रीट किया जाए, तो इसके लिए कुछ मेथड्स हैं। सबसे पहला मेथड है प्राइमरी ट्रीटमेंट,
देन सेकेंडरी ट्रीटमेंट्स, देन टर्शरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट का मतलब है कि ऐसा ट्रीटमेंट जिसमें कि कोई भी जो मटेरियल है वो पानी में ऐसे ही फ्लोट कर रहा है, जिसे हम नेक्ड आई से देख सकते हैं। तो वो मटेरियल जो है पानी में सेडिमेंट की फॉर्म में सेटल्ड हो जाएगा बाय द वे ऑफ ग्रेविटी। तो उससे हम फिज़िकली भी प्योर कर सकते हैं, यानी कि फिज़िकल प्रोसेसेस से प्योर कर सकते हैं। तो इट इज़ द रिमूवल ऑफ मटेरियल दैट विल इधर फ्लोट और रिडली सेटल्ड, या तो वो मटेरियल फ्लोट करेगा या फिर ग्रेविटी के कारण पानी में सेटल डाउन हो जाएगा। तो इस तरह के मटेरियल को हम पानी से निकाल सकते हैं बाय द वे ऑफ स्क्रीनिंग, कम्युनिकेशन, देन ग्रिट रिमूवल एंड देन सेडिमेंटेशन। तो इन मेथड्स को अप्लाई करके हम पानी में तैरे हुए जो वेस्ट मटेरियल है उसे सेपरेट कर सकते हैं, या फिर ऐसा मटेरियल जो सेटल डाउन हो गया है। तो स्क्रीनिंग में क्या किया जाएगा कि कोई भी डेब्रिस है, जैसे कि यानी कि कोई भी ऐसा गला सड़ा पदार्थ है जो कि पानी में है, और वुड यानी कि लकड़ियां हैं जो पानी की पाइप्स को और पंप्स को चोक कर सकते हैं, तो उनकी स्क्रीनिंग जो है इजीली की जा सकती है बाय द यूज़ ऑफ कम्युनिकेटर। तो कम्युनिकेटर से क्या किया जाएगा कि जितना भी डेब्रिस है, यानी कि जो भी ऐसा वेस्ट मटेरियल है जो पानी को इम्प्योर कर रहा है, तो उसे ग्राइंड किया जाएगा। देन उस वेस्ट मटेरियल को स्क्रीन्स के थ्रू इंट्रोड्यूस किया जाएगा। जैसे कि ये स्क्रीन्स होंगी तो उस वेस्ट मटेरियल को स्क्रीन के थ्रू इंट्रोड्यूस किया जाएगा। देन जितना भी डेब्रिस होगा वो यहाँ पर सेटल डाउन हो जाएगा, और वाटर जो वाटर जो यानी कि प्योरीफाइड वाटर है वो यहाँ से आउट हो जाएगा। तो इस तरह से वाटर को स्क्रीनिंग मेथड से भी प्योर किया जा सकता है। देन हम सेडिमेंटेशन और फ्लोटिंग प्रोसेस का यूज़ करेंगे आफ्टर स्क्रीनिंग मेथड। तो सेडिमेंटेशन में हम क्या करेंगे कि यानी कि वाटर की फिल्ट्रेशन कैसे की जाएगी। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि पेबल्स हैं, यानी कि स्टोन्स और सैंड होगी, एक इस तरह का सेडिमेंटेशन प्रोसेस होगा। देन चारकोल रहेगा, देन सैंड, ग्रेवल्स और ट्विग्स। तो यहाँ पे जैसे ही इम्प्योर वाटर को इंट्रोड्यूस किया जाएगा, तो जितना भी डेब्रिस है या जितना भी ऐसा मटेरियल है जो पानी में सेडिमेंट हो गया है, बैठ गया है बाय वे ऑफ ग्रेविटी, तो वो यहाँ पर इकट्ठा हो जाएगा, और जिसकी वजह से जो वाटर है, क्लीन वाटर जो है वो बाहर आ जाएगा। तो उस क्लीन वाटर को हम कलेक्ट कर लेंगे अलग कंटेनर्स में। देन दिस इज़ अबाउट द सेडिमेंटेशन मेथड्स। तो सेडिमेंटेशन मेथड में क्या काम किया जाता है, जैसे कि ग्रिट चैम्बर्स होते हैं इस मेथड में, जो कि लॉन्ग और एक नैरो तरह का टैंक रहता है। जैसे मैंने ये बताया, ग्रिट चैम्बर रहता है जिसमें कि इस तरह से वाटर को मूव डाउन किया जाता है स्लोली, सो दैट कि सैंड या फिर ग्रेवल्स हैं या ग्राउंड या एग शेल्स हैं वो वाटर में सेटल डाउन हो जाए और जो प्योरीफाइड वाटर है वो अलग हो जाए। तो इस तरह से ग्रिट की वजह से क्या होगा कि जो भी इक्विपमेंट है, यानी कि ये प्लांट का एक प्लांट इक्विपमेंट है जो कि वाटर को प्यूरिफाई करेगा बाय द वे ऑफ पेबल्स, सैंड, चारकोल, सैंड एंड देन अगेन ग्रेवल्स। तो जितना भी सस्पेंडेड सॉलिड्स रहेंगे वो इस स्क्रीन के थ्रू पास किए जाएंगे, और जो आपका वेस्ट मटेरियल होगा वो उस यानी कि जो सीवरेज से वेस्ट मटेरियल होगा वो सेडिमेंटेशन टैंक्स में अलग से कलेक्ट किया जाएगा और पानी को इस तरह से प्योरीफाई कर सकते हैं। तो इन्हें हम प्राइमरी क्लैरिफायर्स भी कह सकते हैं। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि वाटर है जो कि मडी वाटर है। तो बाय द वे ऑफ सेडिमेंटेशन के दौरान क्या होगा कि जो भी मड रहेगा वो यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा और वाटर जो है वो क्लीन हो जाएगा। तो मड कैसे इकट्ठा हुआ नीचे की तरफ, बाय द वे ऑफ ग्रेविटी। देन as the sewage flows through them slowly, the solids gradually sink to the bottom। यानी कि जैसे ही जो
वेस्ट मटेरियल है उसे पास किया जाएगा, तो जितने भी सॉलिड्स रहेंगे वो यहाँ पे सेटल डाउन हो जाएंगे। तो इसे हम प्राइमरी स्लज कहेंगे, जो पहले सेटल डाउन हो जाएगी। देन स्लज को हम एक हॉपर में कलेक्ट कर लेंगे। तो इस तरह से स्लज को, ये हॉपर टाइप का है, इसे हम स्लज को कलेक्ट कर लेंगे। देन एक डिवाइस रहती है जिसे कि हम मैकेनिकल सरफेस स्किमिंग डिवाइस कहते हैं, और यह डिवाइस जो है जितने भी ग्रीस या फिर अदर फ्लोटिंग मटेरियल है जो कि पानी में सेटल डाउन नहीं होगा उसे स्किम ऑफ कर देगी, यानी कि उसे वाटर से बाहर निकाल देगी। तो इस तरह के डिवाइसेस को इंस्टॉल किया जाता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सेडिमेंटेशन। देन नेक्स्ट मेथड है फ्रोथ फ्लोटेशन। फ्रोथ फ्लोटेशन में क्या रहेगा कि इस प्रोसेस में सिलेक्टिवली जो मटेरियल है जो सेपरेट नहीं हुआ है बाय द वे ऑफ सेडिमेंटेशन, तो उस मटेरियल को सेपरेट किया जाएगा वाटर से, यानी कि जो मटेरियल जो है वाटर की तरफ अट्रैक्ट होगा उस मटेरियल को सेपरेट किया जाएगा। तो इसके लिए हम दो तरह के मटेरियल होंगे इसमें, एक होगा वाटर रेपेलिंग मटेरियल और दूसरा होगा वाटर अट्रैक्टिंग मटेरियल, जैसे कि हम हाइड्रोफिलिक कहेंगे। तो इस मेथड में इस तरह से हम सेपरेट करेंगे वाटर रेपेलेंट से वाटर अट्रैक्टिंग मटेरियल को। तो दिस इज़ यूज्ड इन मिनरल प्रोसेसिंग, पेपर और आपके रिसाइकलिंग के लिए यूज़ किया जाता है, पेपर रिसाइकलिंग, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट इंडस्ट्रीज़ में। तो फ्रोथ फ्लोटेशन का जो प्रोसेस है उसे जनरली मिनरल्स की प्रोसेसिंग के लिए यूज़ किया जाएगा, पेपर रिसाइकलिंग इंडस्ट्रीज़ में और वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है। तो इसमें कॉन्टीन्यूसली सेपरेशन रहेगी, यानी कि जो भी मिनरल है जो इंडस्ट्रीज से मिनरल्स की जब प्रोसेसिंग हो रही है तो जितना भी मिनरल होगा उसे फ्लोटेशन प्रोसेस से सेपरेट किया जाएगा। फ्रोथ यानी कि झाग, एक इस तरह का मटेरियल वाटर में इंक्लूड किया जाएगा, जो वाटर में मिक्स किया जाएगा, जो कि एक झाग की फॉर्म में निकलेगा और वो मटेरियल जो है दूसरे मटेरियल को सेपरेट करने में मदद करेगा, यानी कि जो आपका वेस्ट मटेरियल है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्लोटेशन प्रोसेस, कैसे फ्लोटेशन प्रोसेस वर्क करेगा। तो यहाँ से जितना भी वेस्ट मटेरियल है जो भी ये आपकी फ्रोथ है, तो फ्रोथ से जैसे कोई भी वेस्ट मटेरियल है जो वाटर के साथ इंक्लूडेड है उस मटेरियल के ऊपर आपको फ्रोथ का यूज़ करना है। फ्रोथ क्या करेगी कि यहाँ पे एजिटेटर लगा हुआ है जो वाटर को प्योरीफाई करने में मदद करेगा, और यहाँ पे आप यहाँ देख रहे हैं जैसे ही इम्प्योर वाटर को फीड किया जाएगा इस टैंक में, देन एयर की सप्लाई दी जाएगी। तो एजिटेटर की वजह से जो भी वाटर अट्रैक्टेंट और वाटर रेपेलेंट मटेरियल है वो सेपरेट हो जाएगा और इस तरह से प्योरीफाइड वाटर को एक्सट्रैक्ट किया जाएगा। जितने भी सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर रहेगा, यानी कि जो पानी के ऊपर तैरता है मटेरियल और जो हाइड्रोफोबिक नेचर का है, यानी कि पानी की तरफ अट्रैक्ट नहीं हो रहा है, तो उस तरह के मटेरियल में क्या होगा कि वो बबल्स जो फ्रोथ होगी उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा और देन वाटर की जो सॉल्यूशन है, यानी कि वाटर सॉल्यूशन का जो सरफेस है उससे दूर जाएगा। तो इस तरह के मटेरियल को हम हाइड्रोफोबिक मटेरियल रहेंगे, यानी कि वो अगेंस्ट द ग्रेविटी वर्क करेगा। तो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट जो है वो फ्लोटेशन प्रोसेस से एक एडवांस्ड एप्लीकेशन है, यानी कि एक एडवांस्ड एप्लीकेशन है फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस, जिससे कि यूजुअली हम जो आपका डिज़ोल्व्ड एयर फ्लोटेशन प्रोसेस रहता है उससे इस तरह के जो हाइड्रोफोबिक मटेरियल है उसे सेपरेट किया जाता है। देन डिज़ोल्व्ड एयर फ्लोटेशन, डिज़ोल्व्ड एयर फ्लोटेशन एक वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस है जिससे कि वाटर को, वेस्ट वाटर को प्योरीफाई किया जाएगा और बाय द फ्रॉम द सस्पेंडेड मैटर, यानी कि किसी भी प्रकार का सॉइल सॉलिड्स या फिर ऑयल है उस मटेरियल को फ्लोथ के थ्रू सेपरेट किया जाएगा बाय डिज़ोल्व्ड एयर फ्लोटेशन। तो ये एक डिज़ोल्व्ड एयर फ्लोटेशन प्रोसेस है जिससे कि फ्रोथ के थ्रू सस्पेंडेड मटेरियल या सस्पेंडेड सॉलिड्स या ऑयल्स हैं उसे सेपरेट किया जाएगा।
यानी कि जो डिज़ोल्व्ड एयर है, डिज़ोल्व्ड एयर को एक प्रेशराइज्ड फॉर्म में प्रेशर देके वेस्ट वाटर के अंदर इंट्रोड्यूस किया जाएगा, जिसकी वजह से जो एयर होगी वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे वर्क करेगी और फ्लोटेशन टैंक के बेसिन से यानी कि ये फ्लोटेशन टैंक का बेसिन है, यहाँ से एजिटेशन की मदद से वो जो वेस्ट वाटर है या फिर जो वेस्ट मटेरियल है, हाइड्रोफोबिक मटेरियल है जो वाटर की तरफ अट्रैक्ट नहीं होगा, वो सेपरेट हो जाएगा अलॉन्ग विद द फ्रोथ. देन द रिलीज्ड एयर फॉर्म्स द टाइनी bubbles which adhere to the suspended matter, causing the suspended matter to float to the surface of the water where it may be removed by a skimming device. तो skimming device का यूज़ जो है हम प्राइमरी और सेकेंडरी मेथड्स में यूज़ कर सकते हैं. तो जितने भी रिलीज्ड एयर है जो कि बबल्स की फॉर्म में सस्पेंडेड मैटर या फिर जो तैरता हुआ जो वेस्ट मटेरियल है पानी में उसके साथ अटैच हो जाएगा, एंड देन जो सस्पेंडेड मैटर है वो उस फ्रोथ के साथ अटैच होगा जो कि पानी के सरफेस के ऊपर है. तो इस तरह से हम वाटर को प्योरीफाई करेंगे एंड देन उसके बाद हम स्किमिंग डिवाइस का यूज़ कर सकते हैं, यानी कि कुछ ऐसा मटेरियल जो फ्रोथ फ्लोटेशन से पास होके चला जाएगा जो हमारे वाटर को प्योरीफाई कर सकता है, तो उसे हम स्किमिंग डिवाइस से प्योरीफाई करेंगे. देन सेकेंडरी ट्रीटमेंट में जितने भी ऑर्गेनिक मैटर रहेगा, जिसे कि हम सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर कहेंगे या फिर सस्पेंडेड सॉलिड्स, जो कि प्राइमरी ट्रीटमेंट से नहीं हम सेपरेट कर पा रहे हैं, उन्हें हम सेकेंडरी ट्रीटमेंट से सेपरेट करेंगे. तो सेकेंडरी ट्रीटमेंट्स में हम बायोलॉजिकल प्रोसेस का यूज़ करेंगे और बायोलॉजिकल प्रोसेस में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, जो कि ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ को कन्वर्ट करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में और एनर्जी में, और इस तरह से इन मटेरियल को वो यूज़ करेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपनी ग्रोथ और रिप्रोडक्शन प्रोसेस के लिए. और जो सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर है वो डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन मतलब वो मैटर जो है वो रिमूव हो जाएगा, जितना भी सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर है, और जो डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन होगी जो रिवर्स, स्ट्रीम्स और लेक्स में रहती है वो मेंटेन रहेगी, तो जिसकी वजह से हम पानी को प्योरीफाई कर सकते हैं. तो सेकेंडरी ट्रीटमेंट में हम कौन से मेथड्स का यूज़ कर रहे हैं? बायोलॉजिकल प्रोसेस का. और बायोलॉजिकल प्रोसेस का क्यों यूज़ कर रहे हैं? क्योंकि इसमें जितने भी प्राइमरी ट्रीटमेंट से बचा हुआ जो पदार्थ है, यानी कि जो ऑर्गेनिक मैटर है, जो हम सस्पेंडेड मटेरियल है उसे हम सेपरेट नहीं कर पाए, तो उसे हम करेंगे सेपरेट सेकेंडरी ट्रीटमेंट से. Then about the types of biological treatment methods तो and secondary treatments methods, तो इसमें trickling filters, activated sludge और oxidation ponds रहते हैं. तो 3 तरह के बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट मेथड होंगे: ट्रिकलिंग फिल्टर, एक्टिवेटेड स्लज और ऑक्सीडेशन पॉन्ड. तो ट्रिकलिंग फिल्टर एक सिंपली एक फिल्टरिंग टैंक रहता है जिसमें कि स्टोन्स रहेंगे, यानी कि एक बेड रहेगा स्टोन का. तो ये है ट्रिकलिंग फिल्टर में एक स्टोन का बेड रहेगा इस तरह से, जो कि वाटर को प्योरीफाई करने में मदद करेगा. देन the settled sewage is sprayed continuously over the top of the stones and trickles to the bottom where it is collected for the further treatment. यानी कि जितनी भी सस्पेंडेड सॉलिड्स हैं वो आपके ट्रिकलिंग फिल्टर से, यानी कि उन्हें पानी इस तरह से ट्रिकलिंग फिल्टर्स के थ्रू इंट्रोड्यूस किया जाएगा जहाँ पर सैंड भी रहेगी. तो जो भी कलेक्टेड मटेरियल है जो आपका प्राइमरी ट्रीटमेंट से सेपरेट नहीं हुआ है वो यहाँ पर कलेक्ट हो जाएगा, इस जगह पर कलेक्ट हो जाएगा. देन वेस्ट वाटर जो है वो ट्रिकल डाउन करेगा, और यानी कि वेस्ट वाटर जो है वो नीचे की तरफ मूव करेगा और जितने भी बैक्टीरिया रहेंगे वो इकट्ठे हो जाएंगे उस वेस्ट मटेरियल के ऊपर और वो मल्टीप्लाई होना शुरू करेंगे. देन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करेंगे कि जितना भी डिज़ोल्व्ड ऑर्गेनिक है उसे एब्जॉर्ब करेंगे, स्लोली उस मटेरियल पे फीड करना शुरू करेंगे, और पानी में बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड की
जो वैल्यू है उसे कम कर देंगे, यानी कि वो वाटर को प्योरीफाई करेंगे, वाटर की ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन करके रखेंगे। तो इस तरह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हेल्प करेंगे ट्रिकलिंग फिल्टर्स में सस्पेंडेड सॉलिड्स या किसी भी प्रकार के ऑर्गेनिक वेस्ट को जो है वो क्लियर करने में। देन द एयर सर्कुलेटिंग अपवर्ड थ्रू द स्पेस अमंग द स्टोन्स प्रोवाइड्स सफिशिएंट ऑक्सीजन फॉर द मेटाबॉलिक प्रोसेसेस, यानी कि मेटाबॉलिक प्रोसेसेस किस तरह से ट्रिकलिंग फिल्टर्स में कैरी आउट होंगे, वो रहेंगी जब आपकी जो एयर है वो ट्रिकलिंग फिल्टर्स से प्रोवाइड की जाएगी, यानी कि जो ऑक्सीजन है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को उनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए प्रोवाइड की जाएगी बाय इंट्रोड्यूसिंग द एयर, यानी कि एयर को ट्रिकलिंग फिल्टर्स के थ्रू यहाँ से इंट्रोड्यूस करेंगे, जहाँ पर सैंड स्टोन रहेगा और जितना भी सस्पेंडेड मटेरियल है वो इस पोरस मीडिया में रहेगा। तो पोरस मीडिया में जो आपका वेस्ट मटेरियल है वो यहाँ पर इकट्ठा हो जाएगा, और जैसे ही एयर को इंट्रोड्यूस करेंगे तो क्या होगा कि जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो एयर के थ्रू यानी कि ऑक्सीजन को लेंगे और इस मीडिया के ऊपर फीड करेंगे जो कि अनडिजॉल्व्ड है, और इस मीडिया के ऊपर फीड करके उस मटेरियल को क्लीन करेंगे, प्योरीफाई करेंगे वाटर को। देन अपनी जो एक्टिविटी है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की उन्हें कैरी आउट करेंगे। Thereafter, the activated sludge treatment. एक्टिवेटेड स्लज ट्रीटमेंट में जो कंपोनेंट्स हैं सेकेंडरी ट्रीटमेंट्स में, उसमें हम एरेशन टैंक का यूज़ करेंगे आफ्टर सेकेंडरी क्लैरिफायर्स। जैसे कि हमने ट्रिकलिंग फिल्टर्स जो कि सेकेंडरी क्लैरिफायर्स हैं उनका यूटिलाइज किया, उन्हें यूज़ किया। देन हम एक्टिवेटेड स्लज में कंपोनेंट है एरेशन टैंक, उसे यूज़ करेंगे। जो भी सेटल्ड सीवेज स्लज रहेगी या फिर जो फ्रेश स्लज रहेगी वो सेकेंडरी क्लैरिफायर से इंट्रोड्यूस की जाएगी और उस सेकेंडरी क्लैरिफायर में एयर को इंट्रोड्यूस किया जाएगा, यानी कि वहाँ पे एक एरिएशन टैंक होगा। जो एयर जो है वो कंप्रेस्ड एयर की फॉर्म में उस मिक्सचर में इंट्रोड्यूस की जाएगी और वहाँ से वो डिफ्यूज़ हो जाएगी वो जो एयर है, और वो एट द बॉटम ऑफ टैंक पे जो भी मटेरियल है उसे प्योरीफाई करने में यानी कि उस मटेरियल को डिग्रेड करने में, पानी से बाहर निकालने में मदद करेगी। एज इट बबल्स टू द सरफेस द डिफ्यूज्ड एयर प्रोवाइड्स द ऑक्सीजन एंड अ रैपिड मिक्सिंग एक्शन। रैपिड मिक्सिंग एक्शन मतलब कि जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो इस एयर की प्रेजेंस में ही जो कंप्रेस्ड एयर है उसकी प्रेजेंस में वाटर को प्योरीफाई करेंगे बाय यूज ऑफ सेकेंडरी फिल्टर्स। सो दिस इज़ अबाउट द एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस। एक्टिवेटेड स्लज में सेकेंडरी क्लैरिफायर्स का यूज़ किया जाता है। सबसे पहले आपने ये ध्यान रखना है। देन एयरेशन बेसिन यानी कि कंप्रेस्ड एयर को इंट्रोड्यूस किया जाएगा इस मटेरियल में जो आपका वाटर को प्योर कर रहा है, वाटर की क्वालिटी को डिग्रेड कर रहा है। देन एयर को जैसे ही इंट्रोड्यूस किया जाएगा तो जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो आपके सेकेंडरी क्लैरिफायर से सेपरेट किए जाएंगे और जो स्लज है उसकी रिसाइकलिंग पॉसिबल हो जाएगी बाय द वे ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। देन एक्टिवेटेड स्लज। एक्टिवेटेड स्लज क्या है, यानी कि इन द oxygenated conditions the microorganisms thrives forming an active healthy suspension of biological solids mostly bacteria called as activated sludge। तो जब एक्टिवेटेड स्लज का मतलब है कि जब हम एरिएशन टैंक में कंप्रेस्ड एयर को प्रोवाइड करेंगे, कंप्रेस्ड एयर को इंट्रोड्यूस करेंगे जहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर रहे हैं, तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक एक्टिव और हेल्दी सस्पेंशन बनाएंगे उस बायोलॉजिकल सॉलिड्स का जो वाटर को इम्प्योर कर रहा है, और मोस्टली बैक्टीरिया इस काम में हेल्प करते हैं, तो इसलिए इसे हम एक्टिवेटेड स्लज कहते हैं। So about the 6 hours of detention is provided in the aeration tank which gives the microorganisms enough time to absorb the dissolved organic from the sewage and thus reducing the biological oxygen demand, and the mixture is then flows from the aeration tank into the secondary clarifiers where the activated sludge settled out by the gravity। इस प्रोसेस को करने के लिए लगभग 6 आवर्स दिए जाते हैं जिसमें कि एरिएशन टैंक में
जो कंप्रेस्ड एयर है जब जिसे हम इंट्रोड्यूस करेंगे तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के पास एक इनफ टाइम हो जाएगा, एक इनफ स्पेस मिलेगा, टाइम मिलेगा, सो दैट कि वो जितना भी डिजॉल्व्ड ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक मैटर है जो पानी में प्रेजेंट है, तो उस मटेरियल को सेपरेट करने में, उसे एब्जॉर्ब करने में मदद करेगा और पानी का जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है उसे रिड्यूस करेगा। देन क्या होगा कि जो मिक्सचर है वो एरेशन टैंक से फ्लो करता हुआ सेकेंडरी क्लैरिफायर्स में इंट्रोड्यूस करेगा, इस तरह से इंट्रोड्यूस करेगा वो। देन वहाँ पर एक्टिवेटेड स्लज की मदद से वो सेटल डाउन हो जाएगा ग्रेविटी में, यानी कि यहाँ पर वो ग्रेविटी की वजह से एक्टिवेटेड स्लज जो है वो सेटल डाउन हो जाएगा। तो इस तरह से ये वाटर को प्योरीफाई करने में मदद करेगा। तो सेकेंडरी क्लैरिफायर्स का और स्किमिंग डिवाइसेस एंड देन एरेशन टैंक का इम्पॉर्टेंट रोल रहता है एक्टिवेटेड स्लज ट्रीटमेंट में। देन स्लज इज पम्प्ड आउट फ्रॉम अ हॉपर एट द बॉटम ऑफ द टैंक, यानी कि स्लज को एक हॉपर्स के थ्रू, ये हॉपर्स हैं, इनके थ्रू इंट्रोड्यूस किया जाएगा। देन about 30% of the sludge is then recirculated back into the aeration tank where it get mixed with the primary effluents, यानी कि केवल 30% स्लज को ही रिसर्कुलेट किया जा सकता है एरेशन टैंक में, जहाँ पर वो प्राइमरी एफिलेंट यानी कि जो प्राइमरी मटेरियल रहेगा उसके साथ मिक्स हो जाएगा। इस तरह से जो रिसर्कुलेशन है वो एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है एक्टिवेटेड स्लज मेथड में, यानी कि यहाँ पे स्लज की जो रिसाइकलिंग है वो इम्पॉर्टेंट है, यानी कि जितना भी अनवांटेड मटेरियल है जो पानी की क्वालिटी को इम्प्योर कर रहा है उसकी रिसाइकलिंग जो है एक्टिवेटेड स्लज मेथड से की जाएगी। देन अबाउट द रोटेटिंग बायोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्टर, रोटेटिंग बायोलॉजिकल जो कंट्रैक्टर रहते हैं इसमें एक लार्ज प्लास्टिक की डिस्क रहती है, यानी कि एक प्लास्टिक की इस तरह से डिस्क रहेगी प्लास्टिक की, जो कि एक हॉरिजॉन्टल शाफ्ट के ऊपर, यानी कि एक इस तरह का मटेरियल है हॉरिजॉन्टल शाफ्ट, उसके ऊपर उस प्लास्टिक के जो डिस्क हैं उन्हें माउंट किया जाएगा, यानी कि उन्हें रखा जाएगा और पार्शली यहाँ पर सबमर्ज किया जाएगा, इस तरह से पार्शली सबमर्ज किया जाएगा। इन्हें हम शाफ्ट कहते हैं, जैसे कि ये जो है आपका ये शाफ्ट है और ये मोटर है। तो जो शाफ्ट है जैसे ही वो रोटेट करेगी, मतलब यानी कि एज द शाफ्ट रोटेट्स द डिस्क्स आर एक्सपोज्ड अल्टरनेटिवली टू द एयर एंड वेस्ट वाटर। तो जो आपकी प्लास्टिक की डिस्क हैं जिन्हें हमने माउंट किया है शाफ्ट्स के ऊपर, तो वो डिस्क क्या है वो अल्टरनेटिवली एयर और वेस्ट वाटर को एक्सपोज करेंगी और वाटर में एक एक्टिवेटेड बैक्टीरिया की लेयर को इंट्रोड्यूस किया जाएगा जो इस डिस्क के ऊपर ग्रो करेगी, यानी कि इन डिस्क के ऊपर वो जो आपकी बैक्टीरिया है वो उन्हें रखा जाएगा एक तरह से, और वो बैक्टीरिया जो है वो जब भी वाटर को वेस्ट वाटर को इंट्रोड्यूस किया जाएगा तो वो बैक्टीरिया जितना भी ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक वेस्ट है, उसे मेटाबोलाइज कर देगी, यानी कि उसके ऊपर फीड करेगी और वाटर को प्योरीफाई करेगी। देन टर्शरी ट्रीटमेंट, टर्शरी ट्रीटमेंट में जितना भी अनइंटेंडेड जो रिसीविंग वाटर है जो कि जिसे कि प्राइमरी और सेकेंडरी ट्रीटमेंट से ट्रीट किया गया है और उसमें कुछ एक ऐसे पॉल्यूटेंट्स रह गए हैं जो इवन वाटर की क्वालिटी को अगेन डिग्रेड कर रहे हैं, तो उन्हें हम टर्शरी ट्रीटमेंट से इम्प्रूव करेंगे। टर्शरी ट्रीटमेंट्स में हम जितने भी सॉल्युबल आपके सस्पेंडेड सॉलिड्स हैं, सेकेंडरी एफिलेंट्स बोलेंगे उन्हें हम ग्रैनुलर मीडिया फिल्टर की मदद से प्योरीफाई करेंगे। ग्रैनुलर मीडिया फिल्टर्स जिसमें कि एक मेम्ब्रेन लगी होती है और वो मेम्ब्रेन सेपरेट करेगी उस वाटर को से पूरे के पूरे उस एफुलेंट को, सॉलिड्स को, सेकेंडरी सस्पेंडेड सॉलिड्स को, इसलिए इस मेथड को हम रिवर्स ऑस्मोसिस मेथड भी कहते हैं और इससे हम यानी कि आरओ की मदद से हम वाटर को प्योरीफाई कर सकते हैं और उसे पीने लायक बना सकते हैं। तो उसमें आरओ में ग्रैनुलर मीडिया फिल्टर्स लगे रहते हैं। सबसे पहले आपने ध्यान रखना है कि टर्शरी ट्रीटमेंट में हमें
किस चीज़ को रिमूव किया जाएगा, यानी कि ऐसा मटेरियल जो प्राइमरी और सेकेंडरी ट्रीटमेंट से रिमूव नहीं हो पाया, और वो मटेरियल है आपका जितने भी सस्पेंडेड सॉलिड्स रहते हैं। देन उस सॉलिड को सेकेंडरी एफुलेंट कहेंगे हम, और उसे हम ग्रैनुलर मीडिया फिल्टर जो कि आपके आरओ या रिवर्स ऑस्मोसिस मेम्ब्रेन सेपरेशन टेक्नोलॉजीज में लगे होते हैं, तो इस वजह से हम टर्शरी ट्रीटमेंट की वजह से ही ड्रिंकिंग वाटर को प्योरीफाई कर सकते हैं। टू रिमूव द कंटामिनेंट्स, यानी कि किसी भी प्रकार के मटेरियल जो कि पानी की क्वालिटी को डिग्रेड कर रहा है और उसे पीने लायक नहीं रख रहा, तो उसे हम मेम्ब्रेन सेपरेशन टेक्नोलॉजीज से रिमूव करेंगे। तो मेम्ब्रेन सेपरेशन टेक्नोलॉजीज में नैनो फिल्ट्रेशन रहता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, माइक्रो फिल्ट्रेशन एंड फॉरवर्ड ऑस्मोसिस एंड मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर्स। नैनो फिल्ट्रेशन जो है वो रिमूव करेगा जितने भी आयंस रहेंगे जो कि ऑस्मोटिक प्रेशर को के लिए कंट्रीब्यूट करेंगे, और इससे हम जितने भी रिवर्स ऑस्मोसिस है उस मेथड से हम उन आयंस को सेपरेट करेंगे जो कि ऑस्मोटिक प्रेशर को क्रिएट कर रहे हैं। तो इससे जितने भी हैवीली पॉल्यूटेड वाटर है उसे हम नैनो फिल्ट्रेशन से प्योरीफाई करेंगे। देन अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में कुछ लार्ज पोर्स होते हैं एज कंपेयर टू रिवर्स ऑस्मोसिस एंड नैनो फिल्ट्रेशन। नैनो फिल्ट्रेशन से केवल माइक्रो ऑर्गेनिज्म या सस्पेंडेड सॉलिड्स को ही रिमूव किया जा सकता है, बट अल्ट्रा फिल्ट्रेशन से हम मैक्रो मॉलिक्यूल्स यानी कि कुछ लार्ज मॉलिक्यूल्स को भी सेपरेट कर सकते हैं क्योंकि इसमें लार्ज पोर रहते हैं। देन माइक्रो फिल्ट्रेशन। माइक्रो फिल्ट्रेशन एक ओल्डेस्ट प्रेशर ड्रिवन मेम्ब्रेन एप्लीकेशन है, यानी कि एक बहुत ही पुरानी टेक्निक है जिसमें कि माइक्रो फिल्टर्स लगे रहते हैं जो कि मेम्ब्रेन से पोर के साइज़ के अकॉर्डिंगली पोर साइज जो के अकॉर्डिंगली उन्हें मेम्ब्रेन में फिट किया जाता है उन माइक्रो फिल्टर्स को, और उनका जो साइज़ है वो लगभग 10 से लेके 0.1 माइक्रोमीटर तक वेरी करता है उन फिल्टर्स का साइज। तो इससे हम लार्ज पार्टिकल्स को सेपरेट कर सकते हैं। देन फॉरवर्ड ऑस्मोसिस। फॉरवर्ड ऑस्मोसिस में हम ऑस्मोसिस यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर ग्रेडियंट को मेंटेन किया जाता है जो कि वाटर को एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से सेपरेट करने में हेल्प करते हैं। तो ऑस्मोसिस से जो वाटर का मूवमेंट है वो एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू करवाया जाता है। तो एक ऐसी मेम्ब्रेन जिससे कि केवल प्योर वाटर ही मूव कर सकता है और जितना भी बचे हुए जो मटेरियल है वो अदर दूसरी साइड मतलब कि इस साइड आपके वाटर में सस्पेंड रहेगा, एंड जो प्योर वाटर है वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से मूव कर जाएगा। तो इसे हम फॉरवर्ड ऑस्मोसिस कहते हैं। देन मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर्स। मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर्स से भी वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट को ट्रीट किया जाता था, मतलब कि ये बहुत ही पुरानी टेक्निक है बट एक एक्सीलेंट टेक्निक है जिससे कि क्वालिटी ऑफ वाटर को मेंटेन किया जा सकता है। देन रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस में जितना भी जो डी आयोनाइज्ड वाटर है जिसमें आयंस प्रेजेंट है उस वाटर को प्योरीफाई किया जाता है बाय आयन एक्सचेंज रेजिन्स जो कि वाटर की जो पीएच है उसे मेंटेन करने में मदद करेंगे। देन pH value of deionized water is 7 and of distilled water is around 6। तो इस तरह से डीआयोनाइजेशन से रिवर्स ऑस्मोसिस के थ्रू वाटर को प्योरीफाई किया जा सकता है और इस वाटर को ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज़ किया जा सकता है। देन अबाउट द रिवर्स ऑस्मोसिस मेथड, यानी कि रिवर्स ऑस्मोसिस मेथड किस तरह से वर्क करता है। तो ये मेथड जो है आयंस को और नॉन आयनिक जितने भी मटेरियल रहेगा उसे रिमूव करने में मदद करेगा, और एक ऐसा मटेरियल जिसका मॉलिक्यूलर वेट मास ज़्यादा है यानी कि ऑर्गेनिक मैटर। तो क्या प्रिंसिपल है रिवर्स ऑस्मोसिस का? व्हेन टू सॉल्यूशंस ऑफ अनइक्वल कॉन्सेंट्रेशंस आर सेपरेटेड बाय अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, यानी कि दो सॉल्यूशंस हैं जिनकी अनइक्वल कंसंट्रेशंस हैं उन्हें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू इंट्रोड्यूस किया जाएगा और जो सॉल्वेंट है वो मूव करेगा फ्रॉम डाइल्यूट टू कंसंट्रेटेड साइड ड्यू टू ऑस्मोसिस, यानी कि
ये आपका डाइल्यूटेड साइड है और एक कंसंट्रेटेड साइड है। डाइल्यूटेड यानी कि मिक्स है अदर सस्पेंडेड पार्टिकल्स के साथ, आयंस के साथ। तो इस तरह से इस मटेरियल को या इस सॉल्यूशन को जो है वो अनइक्वल कंसंट्रेशन में जो मटेरियल है, जो सॉल्यूशन है, उसे सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन के थ्रू इंट्रोड्यूस किया जाएगा, जिसमें जो प्योर वाटर है वो मूव कर जाएगा, बट की जो इम्प्योर साइड है वो वाटर की अदर साइड रहेगी। तो इससे हम वाटर को प्योरीफाई कर सकते हैं फ्रॉम द कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन साइड, सो दैट जो वाटर है, वाटर में ऑस्मोटिक प्रेशर को क्रिएट किया जाएगा और प्योरीफाई किया जाएगा। If, however, a hydrostatic pressure in excess of osmotic pressure is applied on the concentrated side, that is, solvent is forced to move from the concentrated side to dilute side across the membrane. So, this is the principle of reverse osmosis. तो इस यही प्रिंसिपल है कि जो कंसनट्रेटेड वाटर है और जो डाइल्यूटेड साइड है वाटर की, उससे कैसे जो सॉल्वेंट है उसे प्योरीफाई किया जाएगा, यानी कि वाटर जो कि एक प्योर सॉल्वेंट है उसे प्योरीफाई किया जाएगा थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। देन व्हेन अ प्रेशर ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर इज अप्लाइड ऑन द सॉल्ट वाटर side of semi permeable membrane, the pure water flows from the salt water side to the pure water side of a semi permeable membrane. Exactly, जैसे ही प्रेशर को अप्लाई किया जाएगा, जिसे हम ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा अप्लाई करेंगे और उस प्रेशर को हम अप्लाई करेंगे विद अ ग्रेट फोर्स टू द दैट वाटर, उस वाटर में जो कि सॉल्टी है, तो और उस वाटर में जिसमें आयंस प्रेजेंट है, तो वाटर को जो प्योर वाटर है वो सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन से मूव कर जाएगा, बट कि जो सॉल्टी वाटर है या कुछ सॉल्ट की कंसंट्रेशन के साथ जो आयंस हैं वो जो है वो मूव नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह से हम वाटर को प्योरीफाई कर सकते हैं फ्रॉम द अनडिजॉल्व्ड और सम डिजॉल्व्ड अनडिजायरेबल सॉल्ट से। देन अबाउट द सॉइल पॉल्यूशन, नेक्स्ट बात करते हैं। सॉइल पॉल्यूशन इस तरह का पॉल्यूशन रहता है जिसमें मिट्टी की जो उर्वरकता क्षमता है उसे कम किया जाता है, यानी कि कुछ ऐसे सब्सटेंसेस जिन्हें हम टॉक्सिक सब्सटेंसेस कहेंगे वो क्वालिटी ऑफ सॉइल को डिग्रेड करेंगे। तो ये सब्सटेंसेस आपके केमिकल भी हो सकते हैं जो कि नॉर्मल कंसंट्रेशन से ज़्यादा कंसंट्रेशन में प्रेजेंट रहेंगे सॉइल में और एडवर्स इफेक्ट क्रिएट करेंगे नॉन टारगेटेड ऑर्गेनिज्म पे। और जो नॉन टारगेटेड ऑर्गेनिज्म है वो आपके माइक्रो और माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं। और जो सॉइल पॉल्यूशन है वो ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़ और नेचुरल प्रोसेसेस से दोनों से हो सकता है। सो अबाउट द सॉइल पॉल्यूशन, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से ह्यूमन और नेचुरल और कुछ इंडस्ट्रियल वेस्ट की एक्टिविटीज़ से जो सॉइल है वो डिग्रेड हो रही है। कॉजेज ऑफ सॉइल पॉल्यूशन क्या है? एग्रीकल्चर, एक्सेसिव इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, पुअर मैनेजमेंट और इनएफिशिएंट डिस्पोजल ऑफ वाटर। यानी कि एग्रीकल्चर में हम ज़्यादा से ज़्यादा पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स का यूज़ कर रहे हैं, तो उसकी वजह से भी सॉइल को हम पॉल्यूट कर रहे हैं। ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ की एक्टिविटी हो रही है, ज़्यादा सेटअप हो रहा है, तो इंडस्ट्रीज से जितना भी वेस्ट मटेरियल है वो सॉइल को पॉल्यूट कर रहा है। देन पेस्टिसाइड्स, इस तरह के सब्सटेंसेस रहते हैं जो हम एग्रीकल्चर में जनरली पेस्ट को किल करने के लिए यूज़ करते हैं। पेस्ट यानी कि ऐसे हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स जो आपके क्रॉप को डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो इसमें हम हर्बिसाइड्स का भी यूज़ कर सकते हैं जो वीड्स को, यानी कि जितने भी आपके अनवांटेड मटेरियल रहता है, अनवांटेड प्लांट्स रहेंगे जो आपके मेन प्लांट को इफेक्ट कर रहे हैं, तो उन्हें मारने के लिए हम हर्बिसाइड का यूज़ करते हैं। देन इंसेक्टिसाइड्स, इंसेक्ट्स को किल करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। फंजीसाइड्स स्पेसिफिकली फंगस को या उनकी ग्रोथ को इनहिबिट करने के लिए किए जाते हैं। तो हम अनइंटेंशनली इन मटेरियल्स को एनवायरनमेंट में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और सॉइल और वाटर में, तो इस तरह से सॉइल और वाटर को पॉल्यूट कर रहे हैं। तो हर्बिसाइड्स आपके कौन कौन से हैं जिन्हें हम कॉमनली यूज़ करते हैं? तो हैं ट्राइएजीन्स, कार्बामेट्स, एमाइड्स, फिनॉक्सी alkyl acids and aliphatic acids. Then causes है inefficient और excessive use of these fertilizers and pesticides, जिसकी वजह से क्रॉप की जो ग्रोथ है और जो मेंटेनेंस है वो पॉसिबल है, बट साइड बाय साइड ये इतने टॉक्सिक केमिकल्स हैं जो सीरियसली हमारी जो सॉइल है उसे कंटामिनेट कर रहे हैं।
देन इंसेक्टिसाइड्स हैं आपके ऑर्गेनोफॉस्फेट्स, क्लोरिनेटेड हाइड्रोकार्बन्स, आर्सेनिक कंटेनिंग कंपाउंड्स और पायरेथ्रम। तो ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि ये कुछ इंसेक्टिसाइड्स हैं जो सॉइल की क्वालिटी को डिग्रेड कर रहे हैं। देन फंजीसाइड्स पे थायोकार्बामेट्स, कॉपर सल्फेट्स, जो ये केमिकल है वो हेल्थ इश्यूज़ को भी क्रिएट कर रहे हैं, जैसे कि पेस्टिसाइड्स का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करने से सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इम्यून सिस्टम, कैंसर जैसी प्रॉब्लम्स और कुछ बर्थ से रिलेटेड डिफेक्ट्स जो हैं वो देखने को पाए गए हैं। तो ये ना केवल सॉइल को डिग्रेड कर रहे हैं बट कि हमारे हेल्थ को भी जो है उसे भी रिस्क पे लेके आ रहे हैं एक। देन इफेक्ट्स ऑफ सॉइल पॉल्यूशन। सॉइल पॉल्यूशन की वजह से क्या हो सकता है? पुअर क्रॉप क्वालिटी, यानी कि जितने भी इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, इंसेक्टिसाइड्स हैं, जब हम उनका कॉन्टिन्यूसली यूज़ कर रहे हैं तो न केवल सॉइल की क्वालिटी को इम्प्रूव जो है डिग्रेड करेंगे बट उसकी वजह से जो क्रॉप की क्वालिटी है, क्रॉप की जो प्रोडक्शन एबिलिटी है वो भी कम हो रही है। देन इफेक्ट्स ऑन ह्यूमन हेल्थ। सॉइल पोल्यूशन की वजह से कुछ हार्मफुल केमिकल्स हैं जो सॉइल में इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, और सॉइल में इंट्रोड्यूस हो रहे हैं कंसिक्वेंटली उनका जो रेजिड्यू है वो जब हम उस प्लांट से होने वाले कुछ अनाज को यूज़ करेंगे, कुछ प्लांट पार्ट को यूज़ करेंगे तो वो हमारी हेल्थ को भी डिग्रेड कर सकते हैं, जैसे कि हमें रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम्स, स्किन की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। देन कंटामिनेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज। जितना भी सॉलिड जो मटेरियल है जब सॉइल में इंट्रोड्यूस किया जाएगा तो वो मटेरियल जो है जैसे ही सरफेस रन ऑफ होगा, इरोजन होगा, तो वो वाटर के सॉइल के साथ साथ वाटर के रिसोर्सेज को भी इम्प्योर करेगा, यानी कि वाटर पोल्यूशन को भी कंट्रीब्यूट करेगा। देन ये टॉक्सिक केमिकल्स जो हैं वाटर की क्वालिटी को इम्प्योर करेंगे, जिसकी वजह से जो भी उस वाटर को कंजप्ट करेगा वो उसकी हेल्थ को भी जो है एक मेजर इशू हो सकता है। देन इम्पैक्ट ऑन इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी। सॉइल पॉल्यूशन जो है वो एक इम्बैलेंस क्रिएट करेगा इकोसिस्टम में, यानी कि हमारी जो ह्यूमन हेल्थ है और ह्यूमन लाइफ है वो भी थ्रेटनिंग हो सकती है। तो इस तरह से सॉइल पॉल्यूशन एक मेजर कॉज है इकोसिस्टम को और बायोडाइवर्सिटी को इफेक्ट करने के लिए। देन क्या प्रिवेंटिव मेजर्स हैं जो हम सॉइल पॉल्यूशन के रिगार्डिंग कर सकते हैं? सबसे पहले करेक्ट फार्मिंग टेक्निक, यानी कि ऐसी फार्मिंग टेक्निक जैसे कि ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर को यूज़ किया जाए, सिर्फ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का यूज़ किया जाए। देन रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट बिफोर डिस्पोजल। कोई भी डिस्पोजल मटेरियल है, रिसाइकल्ड मटेरियल है जिसे हम रीयूज़ कर सकते हैं, उसकी पहले रिसाइकलिंग की जाए डायरेक्ट इंट्रोडक्शन से पहले, यानी कि डायरेक्टली उसे सॉइल में या वाटर में इंट्रोड्यूस ना किया जाए। देन यूज़ ऑफ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स, जैसे कि मैंने बताया कि ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स का ऑर्गेनिक फार्मिंग टेक्निक का यूज़ किया जाए। देन अवेयरनेस और एजुकेशनल कैंप्स लगाए जाएँ रिगार्डिंग द सॉइल पोल्यूशन। देन प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ सीवेज सिस्टम, यानी कि जितना भी सीवरेज है या डिस्पोजेबल जो मटेरियल है, जो हाउस होल्ड्स का डिस्पोजल मटेरियल है, उसे जो है एक प्रॉपर चैनल से और मेंटेन किया जाए, उसकी प्रॉपर मेंटेनेंस की जाए सो दैट वो किसी भी प्रकार से ना वाटर को ना सॉइल को पॉल्यूट कर सके। देन रिफॉरेस्टेशन एंड एफॉरेस्टेशन, यानी कि नए प्लांट्स को ग्रो किया जाए और जिसकी वजह से हम सॉइल की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। देन इंडस्ट्रियल वेस्ट, इंडस्ट्री से जितना भी हार्मफुल सब्सटेंसेस रहते हैं जो सॉइल को पॉल्यूट कर रहे हैं, उन सब्सटेंसेस को क्लोरिनेटेड इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट्स की मदद से प्योर किया जाए जो कि सॉइल को पॉल्यूट कर रहे हैं। तो सॉइल को पॉल्यूट करने वाले जो सॉल्वेंट हैं वो है क्लोरीन से रिलेटेड कंपाउंड्स, देन डाइऑक्सिन्स जो कि पेस्टिसाइड्स से प्रोड्यूस होते हैं, देन पेस्टिसाइड्स प्लास्टिक्स से प्रोड्यूस हो रहे हैं, प्लास्टिसाइजर्स, देन पॉलीकार्बोनेटेड बाइफिनाइल्स जो हैं, या फिर कुछ पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज से निकलने वाले ऐसे हाइड्रोकार्बन प्रोडक्ट्स, वेस्ट प्रोडक्ट्स जो सॉइल की क्वालिटी को ही नहीं बल्कि एयर को भी पॉल्यूट कर रहे हैं, वाटर को भी पॉल्यूट कर रहे हैं, जैसे कि बेंजीन, मिथाइल बेंजीन, या फिर कुछ कार्सिनोजेनिक सब्सटेंसेस, केमिकल्स जो हमारे ह्यूमन हेल्थ को भी जो है डिग्रेड कर रहे हैं। तो इस तरह से इंडस्ट्रियल वेस्ट को रिमूव किया जाए, उसके यानी कि उसका प्राइमरी ट्रीटमेंट किया जाए बिफोर इंट्रोड्यूसिंग दैम इनटू द डायरेक्टली इनटू द एनवायरनमेंट। सो दिस इज ऑल अबाउट द यूनिट 3. थैंक यू एवरीवन.